दोस्तों नमस्कार। मैं अरशद अली, प्रदेश प्रवक्ता, सह संगठन सचिव, राष्ट्रीय जनता दल, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बिहार। इस गुलाबी ठंड में जैसे जैसे ठंड जा रही है वैसे वैसे होली का वातावरण यानी बसंत पंचमी से लेकर के अगर हम बात करें तो फगुआ हवा की ओर जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं और फगुआ हवा जैसे जैसे तेज पकड़ रही है वैसे वैसे चुनावी जो ग्राम पंचायत की चुनाव आने वाली है उसकी चर्चाएं गांव में जोर पकड़ रहा है। और जब गांव जवार की बात हो और चिमनी भट्ठा नहीं हो, अगर भट्टे की बात नहीं हो तो शायद लगता है कुछ तो अधूरा है। हमारे पीछे देख रहे होंगे कि चिमनी भट्टा पे हूँ और ये हमारे प्रखंड के सबसे मशहूर बिहार चिमनी उद्योग है, काफ़ी फेमस है, शायद इनका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। मैं आज अशोक भाई जी के चिमनी पे हूँ और हमको लगा कि शायद इस चिमनी पे इस भट्टे के साथ ग्राम पंचायत की बात कही जाए तो शायद अच्छा होगा। इस बार 2021 ग्राम पंचायत का जो चुनाव अप्रैल मई में होने वाला है इसको लेकर के काफ़ी सुगबुगाहटें ग्राम पंचायत के अंदर चल रही है। खास करके हमारे नए युवा वर्ग के अंदर तो उसको लेकर के काफ़ी अच्छा पैशन देखा जा रहा है कि ग्राम पंचायत में पिछले साल के अपेक्षाएं काफ़ी युवा वर्ग उत्साहित हैं कि हम लोग भी इस बार ग्राम पंचायत में इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। और होना भी क्यों नहीं चाहिए, लोकतंत्र की पहली पाठशाला जो है। और हम इस पाठशाले की अगर बात कर लेते हैं, ग्राम पंचायत की बात कर लेते हैं तो हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी ने जो सपना देखा था ग्राम स्वराज का, वो सपना तो ग्राम स्वराज का ग्राम पंचायत से ही होकर के जाता है। ग्राम पंचायत का कंसेप्ट, स्थानीय प्रशासन का जो कंसेप्ट है, जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, बहुत पुराना विषय है। अगर भारत में इनकी जनक को मान लेते हैं तो लॉर्ड रिपन जी इसके बहुत बड़े जनक के रूप में जाने जाते हैं। साथियों, मैं बहुत पुरानी बातें और बहुत दूर नहीं जाना चाहता हूं। मैं आप लोगों को आज 21वीं सदी में जो ग्राम पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, 2021 में जो ग्राम पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, भारतवर्ष में ग्राम पंचायत की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी, इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी अहमियत क्या है हमारे देश के लिए, मैं उस पर कुछ आप लोगों से बात करने वाला हूं। और इस वीडियो के माध्यम से अपने नौजवान साथियों को, नौजवान भाइयों को कुछ मदद करना चाहता हूं, जिससे उनको ग्राम पंचायत के बारे में कुछ पता चले, कुछ जानकारी हो, जिससे वो सही तैयारी कर पाएँ। क्योंकि आज के समय में चुनाव लड़ना या चुनाव की तैयारी करना ही हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। अर्थयुग है, काफ़ी पैसा इसमें लगता है, काफ़ी बड़ा पैसा इन्वेस्ट होता है। अगर उस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग हम प्लान नहीं कर पाते हैं तो हमारे युवा वर्ग काफ़ी निराश हो जाते हैं और काफ़ी उदास हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी अगली जो ज़िंदगी है काफ़ी मुश्किल में पड़ जाता है। मैं चाहता हूं कि ऐसे युवाओं के लिए, ऐसे अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए जो सच में लोकतंत्र की जो पहली पाठशाला है, उस पाठशाला में किस तरह से हम अपेयर हों, किस तरह से हमारी तैयारी हो, भारतीय संविधान इसके लिए क्या कहता है, वो सारी जानकारी लेकर के आया हूं। दोस्तों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ाद भारत की बात कर लेते हैं तो आज़ाद भारत में 26 जनवरी 1949 ईस्वी को संविधान लागू किया गया। इस संविधान में बहुत सारी बातें, भारत को किस तरह से चलना है, कैसे चलना है, कौन चीज़ कैसे होगा, सारी चीज़ की जानकारी संविधान के अंतर्गत हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने रख दी। साथ में ग्राम पंचायत राज की व्यवस्था के बारे में भी उन्होंने संविधान में चर्चाएं की, लेकिन इसको प्रभावी रूप से कैसे लागू किया जाए ये बातें नहीं हो पाई। शायद उस समय में उनकी कुछ अलग मजबूरियां रही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रभावी रूप से भारत में ग्राम पंचायत को लागू नहीं किया गया था। यही वजह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने पूरे भारत, चूँकि भारत की 70% आबादी गाँव में रहती है, भारत को समृद्ध होने का रास्ता गांव से होकर के ही जाता है। भारत को अगर शक्तिशाली होना है तो उसको गांव को भी शक्तिशाली होना है।
भारतवर्ष को शक्तिशाली होने के लिए, गांव को समृद्ध करने के लिए, यहाँ के लोगों को खुशहाल बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल जी ने एक योजना लाई जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत गांव में जो लोग रहते हैं उनके विकास की बात कही गई थी, उनके लिए योजना लाई गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। योजना बुरी तरह फ्लॉप हो गया। पंडित जवाहरलाल जी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि गांव के लोगों के लिए कुछ किया जाए। उन्होंने इस योजना के फ्लॉप होते ही एक दूसरी योजना लेकर के आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो योजना भी सही ढंग से काम नहीं कर पाया और वो योजना भी फ्लॉप हो गया। ये दो योजनाएं भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले एक बहुत बड़ी आबादी के लिए जो योजनाएं आई थी वो फेल हो जाने की वजह से काफ़ी मंत्रिमंडल के अंदर रोष व्याप्त था, जिसकी वजह से कि आखिर ये इतने बड़ी आबादी को हम किस तरह से डेवलपमेंट की तरफ ले जाए, हम क्या करें जिससे इनका सामुदायिक विकास हो पाए। अगर हम इनका विकास नहीं कर पाते हैं, गांव का विकास नहीं हो पाता है, तो भारत का विकास कैसे संभव है। बात भी सच्ची थी और इसमें सच्चाई भी था। उन्होंने इस विषय पे काफ़ी चिंतन और फिक्र करने के बाद पता चला इनको कि ऐसे नहीं, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करने की ज़रूरत है। और उन्होंने 1957 ईस्वी में बलवंत मेहता कमेटी का गठन किया और उस कमेटी ने 2 सालों के अंदर एक रिपोर्ट दिया कि भारत कि एक बहुत बड़ा विशाल देश है और इस देश में अलग अलग समुदाय, अलग अलग जात, अलग अलग ज्योग्राफी है, अलग अलग सबका कंडीशन है। और उन सब सारे लोगों के लिए अगर हम एक साथ एक जगह बैठ करके कुछ प्लान करते हैं, कुछ कार्यक्रम लाते हैं, तो शायद वो पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबका अपना एक अलग उद्देश्य है। जैसे बिहार में अगर हम बिहार की ही बात कर लेते हैं तो हमारे नॉर्थ बिहार के जितने भी भाई हैं जो उत्तर बिहार में रहने वाले हैं, हर साल बाढ़ से ग्रसित होते हैं। उनका एक अलग समस्या है कि हम पानी से कैसे निजात पाएँ। लेकिन अगर हम साउथ बिहार की बात कर लेते हैं तो साउथ बिहार में रहने वाले लोगों का समस्या अलग है। यही समस्या कमोबेश पूरे भारतवर्ष में था, सब लोगों का समस्या अलग अलग था। इस सारी चीज़ों को देखने और समझने के बाद एक बात समझ में आई कि हम दिल्ली में बैठ करके पूरे भारतवर्ष के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बना पाएंगे। इसके लिए एक तीसरी सरकार की ज़रूरत है जो अपने लेवल पे अपने लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए कुछ कर सके, एक कार्यक्रम तय कर सके। सरकार ने इन सब बातों को ध्यान रखते हुए बलवंत राम मेहता कमेटी ने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके एक भारत सरकार को रिपोर्ट दिया कि यहाँ पे सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए, एक सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। यानी दिल्ली सरकार के साथ, राज्य सरकार के साथ साथ एक तीसरी सरकार भी हो जिसको ग्राम पंचायत राज्य कहा जाए और उनके पास कुछ पैसा, कुछ वित्तीय सहायता दे करके हम ग्राम पंचायत को डेवलप कर सकते हैं, कराया जा सकता है। बलवंत राय मेहता कमेटी को आते ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में काफ़ी उत्साह था। उन्होंने पूरे भारतवर्ष के लिए एक अच्छा प्लान और पैकेज लेकर के आए, लेकिन ये चीज़ लागू नहीं हो सका क्योंकि संविधान में कंपलसरी सब्जेक्ट में नहीं था। ग्राम पंचायत जो डायरेक्ट डीपीएसपी में डाला गया था, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वो कंपलसरी नहीं किया गया था। राज्य सरकारें अपनी मनमर्जी के तहत ग्राम पंचायत को ला सकता है अथवा लागू नहीं कर सकता है। इस पे भारत सरकार का कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं था। पूरे भारतवर्ष में ग्राम पंचायत राज कोई सिस्टम बोल करके नहीं था। 1959 ईस्वी में पहली बार राजस्थान के गांव में ग्राम पंचायत का गठन हुआ और वो ग्राम पंचायत सुचारू रूप से चला। 1992 तक कमोबेश यही सिलसिला रहा। 1992 में जब बीपी राव की सरकार, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार ने इसे प्रभावी रूप से लागू और कंपलसरी किया, तब जाकर के पूरे भारत में ग्राम पंचायत एक्ट बना और सब लोगों के लिए ये कंपलसरी हुआ, जिसका चुनाव हम लड़ रहे हैं। इस बीच में कमोबेश कई कमेटियां आई टाइम टू टाइम और हर समय कमेटियां कुछ अलग अलग अपना राय देता रहा।
लेकिन प्रभावी रूप से 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत राज को 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया। तब से जा कर के अब तक हम लोग ग्राम पंचायत के तहत अलग अलग पदों पे चुनाव लड़ते हैं। ग्राम पंचायत जीत करके आते हैं। जब हम गांव के मुखिया होते हैं, जब हम गांव का सरपंच होते हैं, तो हम गांव के लिए योजनाएं बनाते हैं, गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाते हैं, गांव के लोगों का जीवन यापन कैसे हो उसके लिए योजनाएं बनाते हैं। सरकार ने इसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं, ढेर सारी योजनाएं लेकर के आई और चलता रहा। हम लोगों का सामूहिक विकास होता रहा। अगर शायद तीसरी पंचायत नहीं होती, ग्राम पंचायत नहीं होता, तो हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी जो ग्राम स्वराज का एक सपना देख रहे थे, वो शायद वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। 1993 में पी.वी. नरसिम्हा राव जी ने महात्मा गांधी के इस सपने को पूरा किया और भारतवर्ष में ग्राम पंचायत राज एक्ट बना करके प्रभावी रूप से लागू किया गया। आज पूरे भारत में ग्राम पंचायत प्रभावी रूप से लागू है। अब इस ग्राम पंचायत को बहुत सारे अधिकार दिए गए, बहुत सारे उनको विषय में डाला गया। जिस तरह से हमारे संविधान के आर्टिकल 243 में ग्राम पंचायत के बारे में काफ़ी बड़ी डिटेल्स हैं, जिसमें 16 अनुच्छेद हैं और हर अनुच्छेद में ग्राम पंचायत कैसा हो, उसमें चुनाव कैसे होगा, किन लोगों को चुना जाएगा, ग्राम पंचायत क्या करेगा, उनकी शक्तियां क्या क्या होगी, उनके कार्य क्षेत्र क्या क्या होगा, ये सारी जानकारियां आर्टिकल 243 के अंतर्गत हमको दिया गया। और आज हम उस एक्ट का लाभ उठाते हैं। हम नौजवान साथियों को बताना चाहते हैं कि आप 21वीं सदी में हैं और इस 21वीं सदी में लोकतंत्र के पहले पाठशाला में, लोकतंत्र के पहले स्कूल में आप उत्साहित होकर के हिस्सा ले। और सही तरीके से अगर आप नहीं आओगे तो हमारा जो लोकतंत्र का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो स्वच्छ कैसे होगा। हम दूर बैठे हुए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमारा राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट हो चुका है। अगर इस सिस्टम को सही करना है तो नौजवान साथियों को आगे आना होगा और लोकतंत्र की जो पहली पाठशाला है ग्राम पंचायत, उसमें भाग लेना पड़ेगा। जो आज ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहा है, जो आज ग्राम पंचायत चुन करके आ रहा है, कल उसी में से हमारा विधायक चुन करके आएगा, कल उसमें से ही हमारा सांसद चुन करके आएगा, कल उसमें से ही प्रधानमंत्री होंगे, तो उसमें से ही राष्ट्रपति भी चुन के आने वाले हैं। इसीलिए साथियों, मैं आपसे विनम्र विनती करता हूं कि इस बार आगामी जो ग्राम पंचायत का चुनाव 2021 होने जा रहा है, उसमें युवा साथी पुरजोर पूरी ताकत के साथ हिस्सा ले, अपने अपने पंचायतों में आए, अलग अलग पद पे आए। कोई भाई अगर ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहा है, कोई अगर मुखिया का चुनाव लड़ रहा है, तो कोई भाई समिति का चुनाव लड़े, कोई भाई जिला परिषद का चुनाव लड़े, कोई भाई वार्ड मेंबर का चुनाव लड़े, कोई बात सरपंच का चुनाव लड़े। लेकिन याद रहे कि आपसी सौहार्द न बिगड़े, आपसी सौहार्द को बनाए रखें और सौहार्दपूर्ण वातावरण में ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ें। क्योंकि ये चुनाव स्थानीय है, पारिवारिक है। हम परिवार में से ही, अपने लोगों के बीच में से ही, अपने लोगों के लिए, विकास के लिए एक उम्मीदवार चुनते हैं जो हमारे साथ हमारे गांव वालों का, हमारे ग्रामीणों का विकास कर सके। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।